नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों हमारे साथ एक बार फिर से हैं यश गुप्ता भाई, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो में। तो आज के वीडियो में हम डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। यहाँ पर यश भाई बताएंगे स्ट्रैटेजी, खास करके उनके लिए जो ये नहीं समझ पाते कि भाई मार्केट में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, यानी कि ट्रेड हम ले कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे एंट्री है और इतना पॉइंट हमें मिलेगा, फिर एग्जिट कब लेना है। जी, तो स्वागत है यश भाई हमारे चैनल पे। थैंक यू जी। सो आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ पे, जो बैक टेस्टेड है। सालों सालों का डेटा हमने इकट्ठा करा, हमने देखा कि ये काम करती है या नहीं, एंड उसके बाद हमने इसको मार्केट पे अप्लाई करा। कुछ दिन पहले ही मैं सतीश भाई को स्ट्रैटेजी दिखा रहा था, उन्होंने बोला एक वीडियो बनाते हैं, इस पे सबको दिखाते हैं स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, या तो प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड होती है, या फिर वो इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड होती है, या फिर वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितना भी मेरे पास डेटा है, सपोज मैंने बोला 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250, इन चारों का मेरे को एवरेज निकालना है। तो मैं चारों को ऐड करूँगा, डिवाइड बाय 4। अब हम जब भी मार्केट एनालिसिस करते हैं और हम एवरेज इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर मैं लेट्स से 21 डेज की एक मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, तो हर सेकंड एक नया प्राइस ऐड हो रहा है, मतलब एक नई ऑब्जर्वेशन ऐड हो रही है और पुरानी वाली माइनस हो रही है। सो दैट इज वाई जो एवरेज प्राइस है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, इस वजह से हम उसको कहते हैं मूविंग एवरेज। अब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसका मतलब ये होता है कि बेल शेप है, ये उसका एवरेज पॉइंट है। जैसे हम मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, तो ये बेल शेप है, ये उसका एवरेज पॉइंट है। कभी भी प्राइस अपने एवरेज से दूर नहीं रह सकता, दिस इज द एवरेज पॉइंट। जब भी आप वो घंटी बजाते हो, वो लेफ्ट जाता है, वो राइट जाता है, हाँ। उसके बाद घूम फिर के वो सेंटर में आ जाता है। सेंटर इज द एवरेज पॉइंट। तो मतलब जब हम एवरेजेस को प्लॉट करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, तो प्राइस जो है वो एवरेज से बहुत ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकता। Okay. या तो प्राइस उठ के एवरेज के पास जाएगा, या एवरेज उठ के प्राइस के पास आएगा। तो अलग अलग ऐसे डिफाइंड डेज हैं जिनकी हम एवरेज देखते हैं, जैसे 9 डे मूविंग एवरेज, 15 डेज मूविंग एवरेज, 21 डेज, 50, 55, 100, 200। 9 डेज, 21 डेज हम ये शॉर्ट पीरियड के लिए देखते हैं, अगर हमने स्कैल्पिंग करनी है छोटे टाइम फ्रेम्स पर जो लोग ट्रेड करते हैं। और ये जो 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, ये हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं। अब हमने क्या करा, एक और इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे अगर हम 21 डेज की मूविंग एवरेज देख रहे हैं, तो जो रीसेंट डेज होंगे उनको वो ज्यादा वेटेज देगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस ज्यादा रीसेंट डेज को देगा, लेगा वो 21 डेज की, बट वेटेज जो है वो रीसेंट डेज को ज्यादा देगा। तो हमने उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी। अब जनरली एक स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम ये होती है, जब भी हम मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, कि हम एक या दो मूविंग एवरेजेस ईएमए हमने पिक करी। तो जैसे अगर हमने 100 पिक करी या 200 पिक करी, अब वहां पे सिर्फ एक ही बायस्ड व्यू आ रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम का। चाहे अगर हम उसको 15 मिनट्स पे अप्लाई कर रहे हैं या 1 आवर पे अप्लाई कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज का एक बायस्ड व्यू आ रहा है। अगर एक बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे कोई इवेंट हुआ है, कोई न्यूज आई है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आया है, मैं उसको फैक्टर इन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो 200 दिन का एवरेज ले रहा है। एक दिन में जो हुआ उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जो रिसेंट डेज में हुआ उसको मैं फैक्टर इन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो हमने एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया, जिसमें हमने 4 ईएमएस को बेसिकली यूज किया है। ओके। चार हमने यहाँ पे ईएमएस को यूज किया है। 50, 21 ये है मेरी फास्टर ईएमएस। 15 और 21 मतलब जो प्राइस से पास चिपक के चलेंगे, ये रिसेंट डेज की है। एंड उसके बाद 55 एंड 100, ओके। जो कि बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए मार्केट से थोड़ा सा स्लोअर मूव करेगी, थोड़ा सा प्राइस से दूर मूव करेगी, बट हमें एक बड़ा आइडिएशन देगी। अब जनरली जब हम मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं, तो हम उसको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर मेरी मूविंग एवरेज क्रॉस होगी, तो मैं वहां से बाई ट्रेड देना शुरू करता हूँ, मेरा जो बायस है वो बुलिश हो जाता है। बट जैसे कि मैंने समझाया कि ये एक बहुत शॉर्ट टर्म बायस है, आप इसमें एक ही टाइम फ्रेम को इंक्लूड कर रहे हो। हमने क्या करा, हमने 4 टाइम फ्रेम डाले, 15, 21, 55, 100। तो यहाँ पे हमने 2 पेयर बना दिए। एक पेयर हो गया मेरा 15 और 21 का, एक पेयर हो गया मेरा 55 और 100 का। ठीक है, ठीक है। ये मेरे 2 पेयर्स हो गए। तो ये जो यहाँ पे ये पर्पल लाइन और ये पिंक लाइन जो यहाँ से ये आती है दिख रही है, ये है 15 और 21। पर्पल लाइन 15 जो प्राइस के और पास है, और यहाँ यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये 55 और 100 हो गई। ये येलो वाली 55 है, ये वाली 100 है। तो आप देखोगे ये प्राइस से दूर चल रही है। अब मैंने क्या करा कि मेरे सारे टाइम्स फैक्टर इन हो जाए और मेरे को एक प्रॉपर एंट्री मिले। एंट्री कम मिलेगी
अगर आपको 10 ट्रेड मिल रहे हैं तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी यूज करके आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड मिलेंगे, बट परफेक्ट ट्रेड मिलेंगे। दिखाते हैं कैसे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई एम ट्रेडिंग ऑन क्रॉस ओवर्स। जब मेरा एक पेयर, अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ कि मेरे को इसने सेल ट्रेड कब दिया था, तो अगर आप देखोगे कि मेरे को बिटकॉइन के अंदर मैंने एक पेयर लिया 15 और 21 का, एक पेयर लिया 55 और 100 का। अब मैं जब मेरा ये फास्टर पेयर जो है ये मेरे स्लोअर पेयर को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, मतलब ये पूरा पेयर, एक मूविंग एवरेज नहीं, एक ईएमए नहीं, पूरा पेयर जब मेरे इस पेयर को, बड़े वाले पेयर को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, तो मेरा जो व्यू है वो बियरिश हो चुका है। ओके, यहाँ पर ये मेरा क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है। ये यहाँ पे फास्टर पेयर, इसने स्लोअर पेयर को, मतलब 15-21 ने 55-100 को यहाँ से क्रॉस करा, इसने थोड़ी सी यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया बट इसने वापस क्रॉस नहीं करा, तो ये फेक आउट है, इसने मेरे को दिखा दिया। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पे कुछ बियरिश क्लोजिंग्स मिलेगी, जैसे कि मेरे को यहाँ पर मिली, तो यहाँ से मेरा बनता है सेल ट्रेड, जहां से प्राइस डायरेक्ट नीचे गया। जब जब प्राइस इसको टच करेगा वहां पे मैं सेल ट्रेड की एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे हमने नहीं लिया, यहाँ पे हमने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि एक फेक आउट हुआ, उसके बाद इसने ब्रेकडाउन तो दिया बट एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं था। मेरे को एंट्री तभी लेनी है जब बहुत बियरिश कैंडल बने। ओके, जब एक बहुत बियरिश कैंडल बनेगी मैं तभी एंट्री लूंगा। अब इसको और ज्यादा रिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इसमें प्राइस एक्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, हम इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं कल का एक रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूं, जो कल का हमें एक ट्रेड मिला जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, और कल की मार्केट के अंदर हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला था। सो इफ यू विल सी, यहाँ पे ये है इथेरियम का चार्ट खोलते हैं। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो है ये फॉलो कर रहा था। ठीक है, अगर आप प्रॉपर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे अब सारे लोग मार्केट में बियरिश होके बैठे हुए थे, लोगों को लग रहा था कि यहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इथेरियम गिरा लोग वेट करते एक छोटा सा पुल बैक आएगा और फिर वापस सेलिंग आएगी। अब इसने यहाँ पे क्या दिखाया, इसने इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया जी, मतलब फास्टर ईएमए जो 15-21 से 55-100 को क्रॉस कर क्रॉस कर दिया, दिया। मतलब अब यहाँ से सिनेरियो जो है वो बुलिश हो चुका है। तो अब मैं सिर्फ बाय करूंगा, मैं सेल ट्रेड्स नहीं लूंगा। तो यहाँ पे इसने बुलिश सिनेरियो करा, अब यहाँ पे बाय करना है तो ये देखो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ रहा है, आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया और क्रॉस ओवर हुआ, बट लेट्स से कि ये ट्रेड मिस हो गया क्योंकि ये बहुत फास्टर ट्रेड था, बहुत जल्दी एंट्री प्लान करनी पड़ी। ये वाला ट्रेड जो अब मैं दिखा रहा हूँ ये मेरी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कल आखिरी फॉल आया और ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, इसी के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और यहां से मैं टारगेट देखूंगा कि इस पूरे ट्रेंड की शुरुआत कहां से हुई थी, वही थी इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट मेरा टारगेट हुआ। ओके, तो ये मेरे को कल का जो इथेरियम के अंदर मूव आया है, जहां पे इथेरियम 2900 से निकल के 3050 तक गया है, तो वो जो $150 का मूव है वो इस पूरी स्ट्रैटेजी ने आपको बताया। इसने आपका यहाँ पे बुलिश व्यू कर दिया, यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके इसने एंट्री दी, सिर्फ एक बार नहीं, यहाँ पर भी एंट्री दी और एक पॉइंट पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करा। एक मेरा सवाल आ रहा है। हाँ जी, जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया जी, तो हम यहाँ पे, जैसे अभी ये बहुत कम समय में ही ऊपर चला गया था, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए। नहीं ले पाए, वैसे ले सकते थे। ये देखो मैंने आपको बोला आपने प्राइस एक्शन को मिक्स कर दिया, मतलब आप ट्रेंड लाइंस देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, और आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस करा बट इसने क्लोजिंग ही बहुत ऊपर दी, तो इस वजह से आपको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि हमेशा क्लोजिंग ऑफ द कैंडल बहुत जरूरी एंट्री लेनी है। तो दैट इज वाई मैं इस ट्रेड को कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं इस ट्रेड को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिली, मैंने एंट्री ली। अगर अब मैं मार्केट को एनालाइज करूँ तो अभी भी मेरी ईएमएस जो है वो ऊपर प्लस में चल रही है। ठीक है, अगर मेरे को लेट्स से कि कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि यही वाली ट्रेंड लाइन मेरी ऊपर तक खिंच के आती है और इवेंचुअली प्राइस ऐसे ऐसे जाके इसको ब्रेक करता है, और तब जो मेरी ये वाली ईएमए है इसको नीचे को क्रॉस कर देती है, तो इस पॉइंट पे मेरा सेल ट्रेड बने। अभी मेरा एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है। अगर लेट्स से कि ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर जाता है और इवेंचुअली वो नीचे आना शुरू होता है और ये वाली ईएमए इसको क्रॉस करती है, अभी मेरा आखिरी ट्रेड यही था, इसके अलावा और कोई भी ट्रेड नहीं है। तो क्रॉस करने के बाद हमें कंफर्मेशन कब आएगा कि कैंडल क्लोजिंग, बियरिश कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, ओके, बियरिश कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आपको कंफर्मेशन आएगी। अगर आपको बाय लेना है मतलब बिल्कुल बुलिश, जैसे अगर यहाँ पे हमने लिया था तो ये वाली कैंडल जो थी हमारी यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम बुलिश, बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल थी। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिया। और अगर आप देखोगे कि अभी ये रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, ये टाइम फ्रेम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आपको ये दिखाता हूँ। अगर अभी आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, आप टाइम फ्रेम चेंज करो, इसको 4 आवर पे लेकर आओ,
तो एग्जैक्टली जो हमने 100 EMA अपनी मार्क कर रखी है वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके तो हमें ये हर टाइम फ्रेम पे ये एप्लीकेबल है, ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और आप 15 मिनट पे इसको देखना चाहोगे तो 15 मिनट पे भी इसने आपको बहुत ट्रेड्स दिए। हम्म। ये देखो, इससे बेटर एंट्री और क्या हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल क्लोज करी और यहीं पे क्रॉस ओवर हो रखा है। अगर अभी उसमें कैमरा में नहीं दिख रहा होगा तो इन्हें इसके दिखाते हैं। पहले ये बुलिश कैंडल बनी हुई है और यहीं पे आप देखोगे, ये देखो ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। अगर आप पीछे से आके देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड, तो इस कैंडल के बाद हाँ, भी तो इस एंट्री कैंडल के बाद नहीं, आपके इसी कैंडल में क्रॉस ओवर हो चुका है तो आप यहीं से एंट्री ले सकते हो। ओके बट अगर आपको सेफर एंट्री चाहिए आप इसके बाद ले लो। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए उस टाइम पे। एक और क्वेश्चन है यश हाँ भाई, जी। जो हमें टारगेट देखना है तो सिर्फ रेजिस्टेंस के हिसाब से देखना है या फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब Okay. से नहीं, रेजिस्टेंस के हिसाब से देखना है। अब मैं एक बार प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनाकर ही दिखाता हूँ। तब तो हम यूजुअली फिर लोग क्या करते हैं, ये जो कैंडल गई है तो फिर यहीं पे हम एक टारगेट नहीं 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 नहीं, प्रॉपर आपको पीछे जो आपको प्रॉपर एक वो मिलेगा अपने वो देखना है। अब ये देखो, ये मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी, ठीक है। ठीक है। आपको लेना है, ये देखो ये रेजिस्टेंस अच्छी थी तो आप इसको ले सकते थे क्योंकि ये देखो पीछे भी रेजिस्टेंस है। तो इन दिस सिनेरियो आप इसको ले सकते थे। तो आपने यहाँ से मार्क करा कि ये मेरा टारगेट है। टारगेट 1 बोल सकते थे। हाँ, टारगेट 1 बोल दीजिए क्योंकि जिस तरीके से वो कैंडल बना रहा था वो दिख रहा था कि वो इसको भी क्रॉस कर देगा। बट एनीवेज ये मेरा क्रॉस ओवर आया, ये मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मेरी एग्जैक्टली एंट्री थी। ये भी 1:2.5 की एंट्री है। जिस कैंडल ने ब्रेक करा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया बिल्कुल, और वहीं से आपको एंट्री मिली और ये टारगेट मिल गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि मेरे को 15 मिनट पे ही कोई ट्रेड देखना है। 1 घंटा एक डिफरेंट टाइम फ्रेम है, आपको हो सकता है हफ्ते 10 दिन में, एक हफ्ते भर में एक ही ट्रेड मिलेगा क्योंकि उसको क्रॉस ओवर होने। अब आप ये देखो कि जहां से वो 98 से गिरना शुरू हुआ था वहां पे क्रॉस ओवर हुआ था और 98 से 80,000 तक आया। वही वाला 1 घंटे का टाइम फ्रेम चलता रहा, आपको ट्रेड देता रहा और अब क्रॉस ओवर हुआ। हो सकता है उसको हफ्ता 10 दिन और लग जाए। बट अगर आप 15 मिनट पे देखोगे, जैसे कि अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देता है मेरे को ट्रेड नहीं लेना अभी। अच्छा, क्योंकि मेरे को वेट करना है ये मेरी फास्टर वाली, मेरी स्लोअर वाली को क्रॉस करे। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो आपको यहाँ से एक सेल ट्रेड मिलेगा। 15 मिनट पे आपको मिलते रहेंगे बट 5 मिनट तक नहीं जाना। क्रिप्टो में एंड टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स। आप 15 मिनट से नीचे नहीं जाओगे। Okay. अगर कोई कमोडिटी ट्रेडर है या इक्विटी ट्रेडर है वो 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। कोई बंदा जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है, सिल्वर ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है या फिर इक्विटीज में ट्रेड कर रहा है, वो इसको 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट क्रिप्टो में आप 15 मिनट से नीचे नहीं जा सकते। तो इस जो इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं 4 इंडिकेटर, तो किस किस एसेट पे यूज कर सकते हैं? बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और उसके बाद इक्विटीज पे भी, जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने इसके अलावा और किसी पे टेस्टिंग करी है क्योंकि मेरा इसी में पेट भर जाता है। आपको इसी के अंदर अगर आप ट्रेड्स देखना शुरू करोगे आपको बहुत ट्रेड मिलेंगे। गोल्ड के ऊपर आपको 5 मिनट के ऊपर भी ट्रेड मिलेंगे। ओके, तो हम 1 महीने में कितने ट्रेड्स देख सकते हैं? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको 2 दिन में एक ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि जब मार्केट बहुत तेजी से मूवमेंट दे रही होगी, वन साइडेड चल रही होगी, तो आपको रोज भी ट्रेड मिलेगा 15 मिनट पे। 1 घंटे पे आपको हफ्ते भर में एक ट्रेड मिलेगा। आपको महीने के अंदर 4 से 5 ट्रेड देगा। बट अगर आप बिटकॉइन में, जैसे कि अगर मैं लास्ट 1 महीने का कैलकुलेट करूं, मेरे को 4 ट्रेड के अंदर बिटकॉइन के ऊपर उसने $15,000 का मूवमेंट दिया है 1 महीने के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। और कोई भी इसको जाके बैक टेस्ट कर सकता है। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको जाके टेस्ट करो। जो मेरा लास्ट क्रॉस ओवर आया था वो कहाँ से आया था। एक और क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है जी, तो हम ट्रेड को किस हिसाब से प्लान करेंगे? स्विंग के हिसाब से या फिर स्कैल्प? देखो 15 मिनट पे देख रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो। ठीक है। 15 मिनट पे मैं ट्रेड लेके, अगर लेट्स से कि इसने 15 मिनट पे एंट्री दी और ये यहीं पे घूमता रहा, ये मैं अच्छा ये भी बता देता हूँ कि आपको लॉस कब देगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये लॉस तब देगा जब प्राइस साइडवेज मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब ये साइडवेज चल रहा है। अब ये क्या है, वीकेंड वॉल्यूम्स है, ठीक है। सैटरडे संडे को मार्केट साइडवेज चलता है। जब वो साइडवेज चलता है तो आपको वो कंफ्यूज करता रहता है अपनी एंट्री, अप डाउन होता रहेगा। तो आपने थोड़ा सा देखना कि मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ से जो इतना बड़ा साइडवेज मूवमेंट था, यहाँ से मार्केट ने अब ट्रेंडिंग होना था क्योंकि हम वीक अब चढ़ चुके हैं। मंडे ट्यूसडे को ये आया, वेडनेसडे को सॉरी ये आया, तो ये अभी हम वीक में चढ़ चुके हैं। तो इस वजह से इसने यहाँ पे एक अच्छा हमें ब्रेकआउट दिया। अब जब वो ट्रेंडिंग होगा तो ये सही काम करेगा। जैसे ये साइडवेज मार्केट में होगा तो आपको मल्टीपल एसएल्स देगा।
वहां से आपने थोड़ा सा बच के रहना है। एसएल दे रहा है, एसएल ले लो, एग्रेसिव नहीं होना। ठीक है। अगर आपने 5 एसएल भी ले लिया और आपने 2 टारगेट हिट कर दिया, वापस प्रॉफिट में हो गए। लॉस रिकवर नहीं करोगे, एक में ही आप लॉस रिकवर कर लोगे और दूसरे में आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, तो आपने ट्रेंडिंग मार्केट में ही इसके अंदर कोशिश करना है कि आप एंट्रीज लो। ये मेरा स्टॉप लॉस वाला रीजन है। अब इसको अगर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है और लेट्स से कि मेरे को लिए हुए अब 48 घंटे हो चुके हैं, तो मैं एग्जिट कर दूं, कोई फायदा नहीं है उसको कैरी करने का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं 2 से 3 दिन तक ट्रेड को कैरी नहीं कर सकता, मैक्सिमम 1 दिन। अब अगर मैंने 1 घंटे पे लिया तो मैं ये नहीं सोच सकता कि 5 मिनट में टारगेट आ जाए, फिर वो टारगेट आने में भी टाइम लगेगा। जी, बेसिकली अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें ये 4 ईएमएस लगाने हैं, लेकिन भाई अभी जैसे आपका ये ट्रेडिंग भी हुआ है, इसमें ये तो पेड है, तो इसमें हम सो बेसिकली EMS आप लगा सकते फ्री वाले में मेरे ख्याल से 2 ही लगा सकते हो, जी। नहीं तो आप पेड इसका ले सकते हो जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आता है। हम्म। बाकी नहीं तो आप जो भी एक्सचेंज आप यूज हाँ, करते हो, उस पे जैसे हम कॉइन multiple- डीसीएक्स यूज करते हो, तो आप कॉइन डीसीएक्स पर जाके आप फ्री में भी वहाँ पे इंडिकेटर्स वहाँ पे फ्री में लग सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इतना पैसा ना खर्च करो, क्योंकि मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार का आता है। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चली थी तब सस्ता था, बट वैसे ही महंगा आता है। ठीक है। सो जब तक आपको स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, अभी मैंने सिखाई है क्योंकि मेरे लिए काम करती है, तो मैंने ये बता दिया कि मेरे लिए क्या काम करता है। अब लोग जब देखेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, फिर उस पर ट्रेड लेना शुरू करेंगे, तो उसके लिए पॉइंट नहीं है कि कोई पैसा खर्च करे, अपने एक्सचेंज पर जाओ और वहाँ जब एक्सचेंज पे आप मल्टीपल ईएमएस लगा सकते हो, तो वो इशू नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। हम्म। इसको बैक टेस्ट करो, देखो कि इसने आपको कितने पॉइंट्स दिए। हमने 2 चीज़ों को यहाँ पे मर्ज किया है, इंडिकेटर्स को, प्राइस एक्शन को। इंडिकेटर्स में भी हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स लिए कि हम किसी भी, अब क्या होता है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को लेंगे तो हम छोटे इवेंट्स, डेली इवेंट्स को मिस कर जाते हैं, और अगर हम सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम्स को लेंगे तो हम बड़े मैक्रो जो व्यू है मार्केट का, अगर डेली पे लेट्स से कि कभी बियरिश कैंडल बन रही होती है और हम छोटे पे हमें बाई ट्रेड दिखते रहते हैं, हम लेते रहते हैं और एसएल जाते रहते हैं, तो मैक्रो व्यू जो है वो छोटे ईएमएस की वजह से हमारे मिस हो जाते हैं। तो इसमें हमने दोनों चीजों को ले लिया, मैक्रो भी माइक्रो भी। ओके। इस वजह से उसका कॉम्बिनेशन है। प्लस और कंफर्मेशन के लिए हमने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन को यूज करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसको टेस्ट करो। क्वेश्चंस आते हैं पूछो कमेंट में, वापस कमेंट करो गाइस, और यश भाई का भी चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। भाई ऑलमोस्ट डेली लाइव आते हैं आप। अब आ रहा है। लाइव आ रहे हैं, तो आप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जरूर कमेंट करो, तो मैं यश भाई से अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा या फिर इनसे पूछ के मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। थैंक यू जी। 15 मिनट में क्रॉसओवर नहीं दी, टच करके केवल नीचे चला है। क्रॉसओवर नहीं दिया तो हमने एंट्री नहीं, देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने यहाँ पे क्रॉसओवर, एक और ट्रेड इसने आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन आपने बनाई, ये वाली, इसने यहाँ पे बियरिश क्लोजिंग ये दी और यहाँ से इसने ट्रेड दे रखा है। अब यहाँ पे आप टारगेट जनरली क्या लगाओगे, ये वाला लो, ठीक है, तो ये लो चलो उसने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया। अब एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जैसे इसने यहाँ पे क्रॉसओवर देता देता छोड़ गया, यहाँ पे भी देता देता छोड़ गया, तो मत एंट्री लो। एसएल जाएंगे 10 में से 3-4 ट्रेड में तो एसएल जाएंगे कि आप गलत, आप हाइपर होके एंट्री ले लो, कंफर्मेशन की वेट नहीं करोगे। बट एक चीज है कि ये अगर आपको 10 बारी एंट्री देगा, उसमें से 8 बारी रीटेस्ट करने आता है। ठीक है, जैसे आज का ट्रेड बताता हूँ, रीटेस्ट करने आएगा, आपको मौका देगा एंट्री का। अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आई, ये ब्रेकआउट आया, तब तक वो क्रॉसओवर पूरा नहीं हुआ था, तो ये ऊपर तक गया प्राइस, फिर वापस रीटेस्ट करने आया, तो यहाँ से इसने आपको वापस मौका दिया एंट्री करने का, एंड वहां से आप देख लो कि ऊपर गई। मैं उससे पहले का चार्ट दिखाता हूँ ना, मैंने शेयर किया था इसको टेलीग्राम पे। अच्छा, यहाँ पे भी तो एक ट्रेड बन रहा है ना, जैसे मुझे जो समझ में आया है, यहाँ पे भी तो एक ये ट्रेंड लाइन है। देखो अब मैं आपको बियरिश कैंडल समझाता हूँ होती क्या है। ये विक्स है, ये बियरिश नहीं है। जब इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया तो विक नहीं छोड़ी, ये बियरिश है। हाँ, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है ना, ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है क्रॉसओवर है, यहाँ पे टच किया, हाँ, तो यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कहाँ पे? जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ ही नहीं ना। क्रॉसओवर मतलब ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, वो है क्रॉस, प्रॉपर क्रॉस करे। वो प्रॉपर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ये देखो यहाँ पे जैसे अब मैंने जैसे ये दिया था, इस टाइम पे क्रॉसओवर हो रहा था, तो मैंने इस पे लिखा था कि ब्रेक होगा तो बाय करेंगे। अब वो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ तो उसको रीटेस्ट करने आया वो। अच्छा, एक चीज बताइए यश भाई, जैसे यहाँ पे देखिए, अब इतना मूव तो निकल गया,
हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, ये तो हमने तो मिस क्या कर फर्क दिया। पड़ा हुआ? आपने इतना बड़ा एसएल थोड़ी ना रखना, आपने तो ब्रेक करने वाली का एसएल रखना है सिर्फ। मतलब वही कह रहा हूँ, हाँ, इतना तो हमने मिस कर दिया, फिर अब यहाँ ये से हमें मिल आजकल रहा है। मार्केट में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा। जितना मर्जी मूव दे दो वो और दे सकता है, हम्म। ये एप्लीकेबल ही नहीं है। ये मार्केट में आजकल ये सारी चीजें खत्म और हैं। आप ये स्ट्रेटजी कब से यूज कर रहे हो? मेरे को इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए अभी 3-1 महीने हो चुके हैं, बट मैंने एक टेस्टर अपने पास रखा हुआ है। सो वेन एवर आई यूज अ स्ट्रैटेजी, मैं क्या करता हूँ कि मैं उस टेस्टर के थ्रू उसका एक कोड बनवाता हूँ और उसको फिर बैक टेस्ट कराता हूँ। ओके। तो मैंने इसको 5 साल तक बैक टेस्ट कराया कि अगर मैंने इसको यूज करा होता तो वो चार्ट पे सारी प्लॉटिंग हुई ठीक है। कि अगर मैंने 5 साल तक इसको यूज करा होता तो मेरे को कितना ट्रेड्स प्रॉफिटेबल मिले होते। तो इसकी एक्यूरेसी 60-65% से ज्यादा आई है। ठीक है, ग्रेट। विन रेट इसका 35-40% के बीच में होगा, बट जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड ये हमें दे रहा है कि 1:3 1:4 ये हमें दे रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल आया है। ओके। सो मैं हमेशा जब भी कोई नई चीज अप्लाई करूंगा उसको बैक टेस्ट करूंगा। जैसे अभी मैं ये एक 9:15 के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, इसमें मैंने अप्लाई कर रखे हैं वो। तो 9 और 15 EMA के ऊपर अभी मैं गोल्ड के अंदर 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट अभी करंटली मेरा चल रहा है। तो जब वो हो जाएगा तब मैं उसको बताऊंगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि 35%, मतलब कि 10 में से 3-4 ट्रेड ही इसके वो अगर आप ओवरऑल साल भर में देखोगे तो 4 ट्रेड आपके, क्योंकि 6 ट्रेड जो आप गलत ले रहे हो इस वजह से ले रहे हो कि वो क्रॉस ओवर होता है, हम उसकी अर्ली एंट्री ले लेते हैं। ओके। क्योंकि मैं इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इंक्लूड कर रहा हूँ। हम इसमें मतलब ऐसा बिहेव ना करें कि हम बिल्कुल जो चार्ट है हम उसी के हिसाब से, हम कभी भी एक ह्यूमन चार्ट को फॉलो नहीं कर पाता। मैं भी गलत ट्रेड लेता हूँ, जानते हुए कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है और कैसे काम करती है, मैं उसमें गलत ट्रेड ले सकता हूँ। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे आप फॉलो करेंगे, मैं इस केस में जैसे ही मेरे को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखेगा मैं एंट्री ले लूंगा कि मिस ना हो जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जबकि मेरे को दिख रहा है कि अभी क्रॉस ओवर हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है, तो मतलब वो वापस उसको रीटेस्ट करने आएगा और फिर एंट्री देगा, जो कि इसने इस सिनेरियो में दिया। तो उसको अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपके लॉसेस जो हैं, लॉस रेट बढ़ जाते हैं। आपको परफेक्ट एंट्री लेने के लिए 1-2 लॉस रेट देने पड़ते हैं, उसके बाद परफेक्ट एंट्री मिलती है। बट रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो आपकी हमेशा स्ट्रैटेजी विनिंग ही रहेगी ओवरऑल। ओके, थैंक यू सो मच यश भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत ही अच्छा रहा एंड आई होप कि ऑडियंस को भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइस कमेंट कर देना और लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही जिनको बहुत नॉलेज है क्रिप्टो में उनको मैं लेके आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और यश भाई का भी चैनल आप चेकआउट कर लेना। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मस्त जाते रहो।